ट्रस्ट वर्दीनेस, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, फिर है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, लास्ट है आपका अकाउंटेबिलिटी। इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है? इन सब में भी कॉमन फैक्टर एक तरीके से ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, प्लस ओनरशिप है। वो कैसे है वो आपको जैसे जैसे आप पढ़ेंगे समझ में आएगा। पहला अगर हम लोग लें ट्रस्ट वर्दीनेस, हिंदी में बोलते हैं विश्वसनीयता शायद। ये कह लीजिए कि इस तरीके का वर्च्यू है जो किसी इंसान के अंदर मान लीजिए है तो आपको उसको कोई भी जिम्मेदारी देने में संकोच नहीं होगा। आपने उसको कोई जिम्मेदारी दी, आपको पूरा यकीन है कि वो आपकी जिम्मेदारी को कंप्लीट करेगा, आपको धोखा नहीं देगा। एक ऐसा वर्च्यू है जिससे सामने वाले पर्सन पे, बंदे पे आप आसानी से यकीन कर सकते हैं एक भी डाउट के बिना। एग्जाम्पल के तौर पे आप कई लोग को देख सकते हैं आज के भारतीय राजनीति में, जैसे मोदी और अमित शाह। अमित शाह जो कुछ करेंगे मोदी जी आंख बंद करके यकीन करेंगे, मोदी जी जो कुछ बोले अमित शाह आंख बंद करके यकीन। या फिर जो है एक एग्जाम्पल मिल सकता है आपको दिल्ली में। दिल्ली में एग्जाम्पल मिलेगा आपको अरविंद केजरीवाल का और मनीष का। मनीष इस टाइम तो जेल में है। इसके अलावा आतिशी ले लीजिए आज के टाइम पे, आतिशी और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी, दोनों में एक सेंस ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस है, आंख बंद करके यकीन है दोनों में। ठीक है, वो यकीन किसी भी वजह से हो सकता है। वो या तो आपकी काबिलियत के बेसिस पे हो सकता है, मतलब आपकी क्षमता क्या है, क्या काम कर रहे हैं, क्या आपके अंदर योग्यताएं हैं, उसके बेसिस पे हो सकता है। या फिर आपके इंटेंशंस के बेसिस पे हो सकता है कि आप कोई काम दे रहे हैं और हमको पूरा यकीन है कि हाँ आपका इंटेंशन बदलेगा नहीं, आपकी नीयत नहीं बदलेगी। जैसे मान लीजिए कि जब यूपीए की सरकार बनी 2004 में, सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के तौर पे चूज किया। क्यों चूज किया? क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट वर्दीनेस थी और सोनिया जी को पूरा यकीन था कि हम मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला, ना पार्टी को ना देश को। उनको पूरा यकीन था मनमोहन सिंह जी की ईमानदारी पे और इंटेंशन पे कि हाँ इंटेंशन उनका बदलेगा नहीं। तो इंटेंशन के बेसिस पे हो सकता है या फिर सामने वाले की क्षमता के बेसिस पे ट्रस्ट वर्दीनेस पैदा हो सकता है। दूसरा ये कि आप उनकी स्किल के बेसिस पे भी हो सकता है या फिर उनकी नॉलेज के बेसिस पे। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आप जो है वकीलों का ले सकते हैं, बेहतर वकील जैसे कपिल सिब्बल ले लीजिए। राम जेठमलानी का तो मेरी डेथ हो गई, कपिल सिब्बल ले लीजिए। आप पर्सनली नहीं जानते उनको, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर खुदा न खास्ता कोई केस आ गया, वैसा बड़ा केस आ गया, मर्डर वर्डर, तो आप उनको नहीं जानते लेकिन फिर भी आप उन पे पूरा ट्रस्ट दिखाएंगे। वो ट्रस्ट क्यों दिखाएंगे? क्योंकि आपको उनकी नॉलेज पे पूरा यकीन है, उनकी नॉलेज को आप जानते हैं। उनसे बेहतर पूरे भारत में कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप किसी के ऊपर ट्रस्ट दिखाते हैं। रही बात किसके फायदे क्या हैं, एक आप आईएएस ऑफिसर हैं, अज्यूम करिए आपके सामने कोई केस आया, या अच्छा एक मूवी आई थी, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, आर्टिकल 15। नहीं देखा तो उसी हिसाब से एक समझिए कहानी। मान लीजिए एक रेप का केस आता है आपके सामने और आप जनरल जो है कास्ट से बिलोंग करते हैं,
और जो रेप का केस आया है उसमें जो रेप पीड़िता है वो SC या ST की है, और जो रेपिस्ट हैं या जिन पे शक है या जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया है वो जनरल है। तो जिस भी गांव शहर में आप हैं, पब्लिक को आप पे भरोसा नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं आएगा, कहेंगे कि आप भी जनरल वाले हैं, वो भी जनरल वाले हैं। मान लीजिए कि वो जनरल वाला जिसके ऊपर शक है कि हाँ इसी ने रेप किया है, और आपके पास कंफर्म सबूत हैं कि हाँ उसने नहीं किया, बस इल्ज़ाम लग रहा है, तो आप हमारी ये बात रखते हैं पब्लिक के सामने, पब्लिक नहीं मानेगी, कहेंगे नहीं आप भी जनरल के, वो भी जनरल का, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक ना? ऐसे केसेस में आप अपने जो है पावर किसी ऐसे बंदे को दे सकते हैं जिसके ऊपर आप पूरा ट्रस्ट करते हैं, जिसके अंदर ट्रस्ट वर्दीनेस है। ट्रस्ट वर्दीनेस वाले बंदे को या सबऑर्डिनेट को, अपने नीचे जो ऑफिसर है उनको आपने पकड़ा और केस हैंड ओवर किया, उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस की वजह से पब्लिक में भी ट्रस्ट वर्दीनेस, पब्लिक के अंदर भी उस ऑफिसर के लिए ट्रस्ट वर्दीनेस आ जाएगी। तो जो आपका वर्क कल्चर होगा ना वो बेहतर हो जाएगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है सिस्टम में वो भी बेहतर हो जाएगी, और एक फ्लो में चीज़ें स्मूथनेस के साथ आपके डिपार्टमेंट में चलती हुई दिखाई देंगी। और अगर इंडिविजुअल के लेवल पे बात की जाए तो ये अगेन वही बात हो जाएगी कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी समाज में, रिश्ते बेहतर होंगे, चाहे वो कोई भी रिश्ते हों आपकी ज़िंदगी में, और खुद के अंदर भी एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी होगी कि हाँ बेहतर हैं, आपके अंदर जो है वैसी धोखेबाजी वाली गद्दारी वाली चीज़ें नहीं हैं, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आप महसूस करेंगे। और अगर रही बात ये सारी चीज़ें आपके अंदर है ही नहीं, तो डेवलप करने का अगेन वही प्रोसेस है, पेशेंस, परसिस्टेंस, हार्ड वर्क, लगे रहना उसी चीज़ में। किताब से पढ़ के ट्रस्टवर्दीनेस नहीं आएगी, आपको अपने अंदर उसको लाना है अपने सोशलाइजेशन के थ्रू। जो आप चीज़ें सीख रहे हैं ज़िंदगी में, स्टेप बाय स्टेप दिन गुजरते हुए, जैसे जैसे ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं, उसी तरीके से ट्रस्टवर्दीनेस भी आपके अंदर डेवलप होगी। इसके अलावा आप ऐसे लोगों से मिलजुल के बातचीत कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप सिस्टम में हैं तो केस स्टडीज़ कर सकते हैं, कुछ वैसी पुरानी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, अपने सीनियर से बातें कर सकते हैं कि हाँ कैसे ट्रस्ट वर्दीनेस डेवलप हो। इस तरीके से आप नॉलेज लेके उसी पैटर्न को फॉलो करके अपने केसेस को सॉल्व कर सकते हैं और पब्लिक से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगली चीज़ है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पारदर्शिता। पारदर्शिता क्यों जरूरी है? पारदर्शिता क्या है? पारदर्शिता है एक तरीके से आपकी एक वर्च्यू है इंफॉर्मेशन को पब्लिक करने का। कौन सी इंफॉर्मेशन? हर इंफॉर्मेशन नहीं। अब जैसे मान लीजिए ट्रस्टवर्दीनेस की बात की हम लोग ना, आपने कोई सीक्रेट बताया अपने दोस्त को, आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो दोस्त आपका सीक्रेट बनाए रखे, और वो दोस्त आपका सीक्रेट अपने तक ही सीमित रखता है। ये उसकी ट्रस्टवर्दीनेस है, उसकी एक वर्च्यू है, सीक्रेट छुपाना। लेकिन ट्रांसपेरेंसी में क्या है, आपको चीज़ें छुपानी नहीं है बल्कि जाहिर करनी है। अब जाहिर करने का मतलब ये नहीं कि आपका दोस्त कोई राज बताया, आपने जो सदर चौक पर जाके ऐलान कर दिया। आपको वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है जिसको शेयर करना पब्लिक के लिए ज़रूरी है, जिसको शेयर करने से कोई अड़चन नहीं आ रही कहीं पे भी, बल्कि समाज में एक फ्लो आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में एक फ्लो आ रहा है, या फिर जिस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी चाहिए वहाँ एक फ्लो आ रहा है, ना कि कोई परेशानी क्रिएट हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे, PM केयर्स फंड आया कोरोना के टाइम पे,
अपोजिशन ने और पूरे देश ने लगभग सवाल पूछा कि वो पैसे कितने आए, हजारों करोड़ रुपए उसमें जमा हुए। अपोजिशन ने और जनता ने सवाल पूछा कि वो पैसे कहाँ इस्तेमाल हुए, कहाँ से आए, कितने आए और कहाँ इस्तेमाल हुए। सरकार ने जवाब नहीं दिया, बोला कि आरटीआई के दायरे में ये आता ही नहीं, क्योंकि एक गवर्नमेंटल नहीं है बल्कि एक प्राइवेट फंड है। ट्रांसपेरेंसी नहीं, यहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की। अब इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोज ना होना उन इंफॉर्मेशन का जिसके लिए पब्लिक एंटाइटल्ड है, जिसकी पब्लिक हकदार है, डिस्क्लोज ना होने की वजह से एक शक पैदा होता है लोगों के मन में, भले ही वो कितने ही ईमानदार। डिस्क्लोज ना करने की वजह से एक शक पैदा होगा। रिश्ते में मान ले लीजिए आप, आपकी वाइफ ने पूछा कि आप अपने इंस्टाग्राम के चैट का एक स्क्रीनशॉट भेजिए, आप नहीं भेज रहे हैं। आप इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि आप इस बात पे हैं कि नहीं देखो तुम हम पे शक कैसे कर सकती हो, सिर्फ इस सेंस में आप कह रहे हैं। लेकिन आपके डिस्क्लोज न करने की वजह से आपकी वाइफ को उल्टा पे शक होगा कि आप शेयर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। होगा कि नहीं होगा? तो चाहे वो पीएम केयर्स फंड की बात हो, चाहे इस रिश्ते की बात हो, या फिर आपके किसी दोस्त की बात हो, पर्सनल लाइफ हो, तो एक रिश्ते की स्टेबिलिटी हैप्पीनेस के लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी सर्विसेज हो, पॉलिटिक्स हो, तो भारत जैसे देश में जहाँ पे जनता जनार्दन का सब कुछ है, जनता का पैसा है, जनता ने आपको चुना है, तो उनको भी हर बात जानने का उतना ही अधिकार है। तो इस बात से आप समझ पा रहे होंगे कि सिविल सर्विसेज के लिए भी ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरी है। जनता को पता चलना चाहिए कि उस आईएएस ऑफिसर्स के को जो है कितने पैसे अलॉट हुए, उसने कितने कहाँ खर्च किए, कैसे बजट पास करवाया गया। आप चेयरमैन हैं नगर पालिका के, तो पता होना चाहिए कि नगर पालिका में बजट कितना पास हुआ और कितने में नालियां और गलियां बनी और कितना वो अपने ही घर या फैक्ट्री में खर्चा करती है। मऊ में जैसे दो बड़े फेमस चेयरमैन हैं, बदल बदल के आते रहते हैं, एक बंदा अपने घर में खर्चा करता है, एक बंदा अपनी फैक्ट्री में खर्चा करता है। लेकिन जो जिसका फैन है उसको छोड़ के सामने वाले की गलती नजर आती है, बट दोनों ही भ्रष्ट हैं। तब यही आरटीआई आप दाखिल कर दीजिए एक बार कि हाँ मऊ नगर पालिका में कितना बजट जो है पास हुआ था, कितना खर्चा हुआ है, कितना बचा है, क्या क्या हुआ। पता करिए कि आपके घर के सामने नाली नहीं बन रही है, 4 साल से आप कोशिश कर रहे हैं, नाली नहीं बन रही है। आप पता करिए कि 4 साल में कितनी बार वहाँ के लिए बजट पास हुआ है आपकी गली बनाने के लिए, और आप आरटीआई दाखिल करें, आपको पता चला जवाब मिले कि अरे 2-3 बार ऐसा बजट पास हुआ है लेकिन नाली बनी ही नहीं, तो पैसा गया कहाँ। तो ऐसे ट्रांसपेरेंसी जो है हमारे सिस्टम के लिए, गवर्नेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप सिस्टम की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी कैसे आ सकती है, एक तो एग्जांपल अभी दे दिए, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन। पैसे कुछ लगते हैं, आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किसी केस के बारे में डिटेल चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आरटीआई दाखिल करिए। जैसे हमने कहा ना, राइट जो है हॉकी नेशनल जो है गेम नहीं है, राष्ट्रीय खेल नहीं है, ये कैसे पता चला? मतलब शुरू से कंफर्म था लेकिन गवर्नमेंट ने कभी क्लियर नहीं किया, तो फिर किसी ने एक आरटीआई दाखिल किया, आरटीआई ने क्लियर कर दिया कि नहीं हॉकी राष्ट्रीय खेल नहीं है। उसके बाद ऑथेंटिक तौर पे ये प्रूव हो गया। तो आरटीआई एक बेहतर जरिया है, जो रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो एक जरिया है। एक जरिया आता है सिटीजन चार्टर, पता नहीं आप लोग नाम सुने कि नहीं सुने। सिटीजन्स चार्टर एक तरीके का ये बोर्ड होता है, ठीक ना, हर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगा होता है। मान लीजिए आपको लाइसेंस बनवाए, लाइसेंस के लिए आप आरटीओ ऑफिस गए, वहां पे सिटीजन्स चार्टर लगा होगा, या हो सकता है महान लोग ना लगाएं। उसमें आपको सारी डिटेल लिखी है कि हाँ आपको इतना का फॉर्म मिलेगा, या फिर आपने फॉर्म फिल किया, आपको इतने दिन बाद जो है आपका लाइसेंस मिल जाएगा, आपको इतने पैसे एक्स्ट्रा नहीं देने की जरूरत है, या मतलब सिर्फ इतना ही पैसा लगेगा, एक्स्ट्रा मांगेंगे तो आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं, सारी चीजें लिखी हैं। आप पढ़े लिखे मान लीजिए नहीं है, या फिर आपको नॉलेज नहीं है, आप गए वहाँ पे और ऑफिसर ने बोला कि हाँ आपको 800 रुपये जमा करने हैं, और आपको एक्चुअल में पता ही नहीं कि 600 रुपये लगते हैं। तो आपने सिटीजन चार्टर पढ़ा और उस पर देखा, आपने किसमें तो लिखा है 600 रुपया, तो आप उनके पास गए,
आपने कहा कि इसमें 600 लिखा है, वो ऑफिसर कह रहा है कि ना 600 नहीं 900 ही लगते हैं। आप सिटीजन चार्टर पे देखिए क्या शिकायत के लिए नंबर भी दिया, आप उसके पास तुरंत गए कि देखिए अगर आप नहीं माने तो हम शिकायत कर देंगे। तो फिर ऑफिसर कहेगा ठीक है 600 रुपये दे दो, 600 है। ये भी एक जरिया, ठीक है ना। और बाकी आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ई गवर्नेंस भी ट्रांसपेरेंसी लाता है, ठीक है। और आम जिंदगी में कैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी वो तो आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि रिश्ते कैसे निभाने हैं, किसको कितनी बातें बतानी हैं, कौन सी बातें नहीं बतानी हैं। तो अल्टीमेटली ये भी सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस ही है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? अगला जो वर्ड है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पहले ही बातें कर चुके हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक तरीके की वैल्यू है, वर्च्यू है। आप कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हैं किसी जिम्मेदारी की। आपने कहा कि आप अपनी माँ का ध्यान रखेंगे, देखभाल करेंगे। क्या है ये? अकाउंटेबिलिटी है। आपने कहा कि आप अपनी माँ का ख्याल रखेंगे, ये आपकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप ख्याल रख रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी में क्या है कि इसमें भी आप जिम्मेदारियां लेते हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों की लीगली एक जवाबदेही होती है। आप जवाब दें। जैसे एग्जाम्पल हम कई बार दिए कि आपकी माँ ने आपसे पानी मांगा, आपका एक मोरल, आपकी मोरल ड्यूटी है, आपने पानी नहीं दिया, जवाबदेही शायद आपकी ना हो, ठीक ना। या फिर एक और एग्जाम्पल से समझिए दोनों केस में कि आपने, मान लीजिए आपके बच्चे हैं और आपने अपने, मान लीजिए दो बच्चे हैं आपके, एक बड़ा बेटा है एक छोटा बेटा है। आपने अपने बड़े बेटे से कहा कि छोटे बेटे को उठा देना, कल सुबह सुबह उसको स्कूल जाना है। बड़े बेटे ने कहा कि ठीक है हम उठा देंगे। ये बड़े बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि अकाउंटेबिलिटी हुई? ये हुई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एक ड्यूटी दे दी गई। लेकिन वो बच्चा, वो बड़ा बेटा जो है, अगले दिन सुबह उसको उठाना भूल जाता है छोटे भाई को, और वो छोटा भाई स्कूल नहीं पहुंच पाता, और स्कूल से उसके प्रिंसिपल ने उसके माँ बाप को बुलाया, उसके भाई को नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जवाबदेही किसकी हुई? औलाद किसकी है? माँ बाप की। तो माँ बाप की यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हुई, जवाबदेही माँ बाप की हुई, उसके भाई से नहीं जवाबदेही होगी कि तुमने उठाया क्यों नहीं। अल्टीमेटली वो माँ बाप की जिम्मेदारी थी, और माँ बाप की जवाबदेही बनती है किसके प्रति? स्कूल के प्रति, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहली चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हद तक मोरल होती है, अकाउंटेबिलिटी बहुत हद तक लीगल होती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी कोई जवाबदेही बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी में हमेशा आपको आंसर देना है, जवाबदेही आपकी बनेगी। जैसे अभी ऊपर एग्जांपल दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किया जा सकता है। जैसे कि माँ बाप ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर दी। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बच्चे को उठा के टाइम पे भेजें, लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बड़े बेटे को दे दी, ठीक ना। लेकिन अकाउंटेबिलिटी को शेयर नहीं किया जा सकता। हम कॉलेज स्कूल वाले ने बुलाया, माँ बाप को बुला के लेके आओ, तो माँ बाप ही आएंगे, क्योंकि जवाबदेही उन्हीं की है, उनकी जिम्मेदारी थी बच्चे को उठाना, ठीक है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा जो है या तो प्रेजेंट में होगी या फिर
किसी पास्ट को लेके हो सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी हमेशा जो है पास्ट को लेके ही है। क्योंकि जवाबदेही आपकी कब होगी? जब कोई घटना घटित हो चुकी होगी। ऐसा हो सकता है कि कोई घटना हुई ही नहीं और आप जवाबदेह हो गए किसी चीज के लिए। ऐसा होता है? नहीं होता है। अकाउंटेबिलिटी में हमेशा पास्ट इवेंट को देखा जाता है। ठीक है, तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा अगर दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखा जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में रिलेशन क्या बनता है। देखिए, अगर आपको अकाउंटेबल होना है तो रिस्पॉन्सिबल पहले होना पड़ेगा। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, तो आप फिर अकाउंटेबल भी नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, आपकी कोई ड्यूटी है, कोई जिम्मेदारी है और आप उस जिम्मेदारी, उस ड्यूटी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, फिर तो ही आपकी जवाबदेही बनेगी। समझ पा रहे हैं बात आप? तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आएगी। ठीक है, अगर अकाउंटेबिलिटी है तो आप ये मानिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मौजूद है वहां। लेकिन अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी नेसेसरीली मौजूद हो ये जरूरी नहीं है। आपको अपने माँ बाप को दवा खिलानी है या पानी देना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वहां पे आपकी जवाबदेही हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो दोनों के बीच में ये रिलेशन बनता हुआ दिखाई देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना अकाउंटेबिलिटी की हो सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं हो सकती। अगर इसके बेनिफिट्स देखे जाएं, फायदे देखे जाएं, तो सेम वही फायदे हैं जो आपने पीछे पढ़े हैं, तो बार बार उन्हें वर्ड्स को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। फायदे भी वही हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ स्टीम है, आप खुद सुकून से रहेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके, अपनी अकाउंटेबिलिटी पूरी करके सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी लाइफ में। जब आप कोई जिम्मेदारी पूरी करते हैं खुशी होती है ना। छोटा सा आप एक टारगेट लीजिए कि हम आज दिन भर में इतना पढ़ेंगे। जब आप पढ़ के सोएंगे, सोने के टाइम पे सोचेंगे, तो आपको बड़ा गर्व महसूस होगा, खुशी होगी, सेटिस्फैक्शन होगा कि आपने एक जिम्मेदारी पूरी की। तो ये सारे फायदे आपको नजर आएंगे। और सिस्टम में अगर देखा जाए सिविल सर्वेंट्स के तौर पे, तो जाहिर सी बात है, जनता के सेवक आप हैं, तो वो सेवा करके आपको खुशी मिलेगी। आफ्टर ऑल आप एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं जनता के प्रति, अकाउंटेबिलिटी आपकी है। और डेवलप करने का भी प्रोसेस वही है, सोशलाइजेशन वगैरह वगैरह। तो इसमें कुछ डिटेल में बताने लायक है नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को?